दुनिया के वैज्ञानिकों ने कर दिया था आगाह कि अब हम आ चुके हैं कयामत के मुहाने पर। और इसके बाद से शुरू हुआ चीन से कोरोना संक्रमण, जो कि पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया में संक्रमण की संख्या 1 करोड़ के पास पहुंच गई है। 4,70,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो क्या कयामत की घड़ी आ गई है? देखिए एक खास रिपोर्ट, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। अब से ठीक 1 माह पहले सागर सैनी की विशेष रिपोर्ट में न्यायालय में अर्जित सुनवाई के तौर तरीकों पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट की अर्जित सुनवाई पर यह सवाल सागर के अधिवक्ता श्री अजय कुमार घई, जबलपुर हाई कोर्ट के अधिवक्ता गण श्री असीम दीक्षित और श्री महेंद्र चौबे ने उठाए थे। इसके लगभग 1 माह बाद शुक्रवार 19 जून 2020 को मध्य प्रदेश के राजपत्र में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ई फाइलिंग नियम 2020 का प्रकाशन हुआ है। आइए देखते हैं 1 माह पहले अधिवक्तागण श्री अजय कुमार घई, श्री असीम दीक्षित और श्री महेंद्र चौबे ने क्या सवाल उठाए थे। ये ऑनलाइन फाइलिंग वगैरह की जो इन्हें की व्यवस्था, 90% वकील जो है इस व्यवस्था से खुश नहीं हो पाएंगे। मतलब ये है उसमें जो अपनी जो चिंता है, बार काउंसिल भी वही चिंता कर रहा है। उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हो रही है कि आज मैंने 5-6 दिन पहले ई फाइलिंग की थी, उसमें उन्होंने कॉमन डिफॉल्ट निकाल दिए और आज तक उसका कोई मेल वगैरह, मैंने मेल से उसको रेक्टिफाई भी कर दिए, तो उसका ना कोई रिस्पांस है ना कुछ है। और वहाँ भी सिस्टम में मात्र एक आदमी बैठा है और वो कुछ नहीं कर रहा है। मतलब जो ये भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी है, मतलब वो भले ही इसका कुछ कर रहे हैं और लिख रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा है वास्तव में कुछ भी। हाँ, उसके तरीका मतलब उसको कोई भी फाइलिंग या कोई भी फाइलिंग करने के तरीके के पहले क्या क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उन्होंने इसमें कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने सिर्फ कोविड-19 में सुप्रीम कोर्ट का उसको हवाला दे के उन्होंने बोला कि आप ई फाइलिंग ऐसे कर सकते हो। उसमें क्या कठिनाइयाँ आ रही है, कौन एक्सपर्ट है, उन सब चीजों को नहीं बताया कि वो संबंधित को तो जानकारी बस से दूर ही हो गया, वो तो एक तरीके से आम पब्लिक से दूर हो गया। हमारे देश में आज की तारीख में कौन से मामले अर्जेंट होंगे, वो किस मामले को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुनवाई में लेगी, ये चीज अभी तक निश्चित नहीं है। स्थितियां बहुत स्पष्ट नहीं है। अब आप एक समाचार दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जरूरी मामलों को सुनेंगी, तो वकील भी नहीं बता सकता कौन सा मामला अर्जेंट में आएगा। और कानून के सामने समानता वाली बात कहाँ बचती है। और इस तरीके से करके ये पब्लिक में भ्रम की स्थिति है, वकीलों में भ्रम की स्थिति है, और तनाव और वो वाकई चीज होती है। चीनी षड्यंत्र को बल देने वाले बयान से बचे मोदी। मनमोहन सिंह। नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीमा से जुड़े मुद्दे पर सावधानी से बयान देने की सलाह देते हुए कहा है कि इस नाजुक दौर में ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए जिनसे देश की सुरक्षा एवं अखंडता प्रभावित हो और चीन के षड्यंत्रकारी रुख को बल मिले। डॉक्टर सिंह ने सोमवार को यहां जारी बयान में कहा कि देश इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है और इस समय सरकार जो भी निर्णय लेगी और जो कदम उठाएगी वे देश का भविष्य तय करेंगे। इस स्थिति में जिनके कंधों पर देश का नेतृत्व है, उन्हीं कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व भी है। हमारी व्यवस्था में यह दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है और वे जो भी फैसला लेंगे भविष्य की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को अपने शब्दों तथा ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक तथा भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपने बयान से उनके षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार के सभी अंग इस खतरे का सामना करने तथा स्थिति को और ज्यादा गंभीर होने से रोकने के लिए परस्पर सहमति से काम करें। दुनिया के वैज्ञानिकों ने कर दिया था आगाह कि अब हम आ चुके हैं कयामत के मुहाने पर। तो क्या कयामत की घड़ी आ गई है? देखिए एक खास रिपोर्ट, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। कोरोना संकट के बीच आम आदमी की जिंदगी में महंगाई दायर ने दी दस्तक। होशंगाबाद से कैमरा पर्सन सुशील पटवा के साथ आलोक हरदेनिया की रिपोर्ट। आपने पीपली लाइव मूवी में महंगाई को लेकर गाया हुआ गाना सखी सैनिया तो खुबाई कमात है, महंगाई डायन खाई जात है तो सुना ही होगा। एक बार फिर कोरोना संकट के बीच आम आदमी की जिंदगी में महंगाई दायर ने दस्तक दे दी है। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। ईंधन के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी, जिससे चीजें महंगी होंगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने के कारण लोग आने जाने में अपने निजी वाहनों का ही उपयोग ज्यादा करने को मजबूर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां पेट्रोल, डीजल निचले स्तर पर है, वहीं देश में तेल के दामों में लगातार 15 दिनों से जारी वृद्धि के चलते हैं तेल के दाम 19 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं और पेट्रोल शतक लगाने से महज 13 रुपए की दूरी पर है। कोरोना संकट काल और लॉकडाउन के कारण व्यापार व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोग जैसे तैसे अनलॉक 1 में सरकार से राहत की उम्मीदें लगाकर अपने व्यापार को पुनः पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बीच पेट्रोल डीजल के दामों में 15 दिनों से लगातार हो रही वृद्धि ने एक बार फिर आम आदमी की जिंदगी में महंगाई ने दस्तक दे दी है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि क्या पेट्रोल के दाम शतक लगा पाएंगे या फिर सरकार आम आदमी को राहत देते हुए दामों में कुछ कमी करेगी। फ्लाइट से 125 यात्री वतन लौटे। इंदौर के एयरपोर्ट पर उतरा विमान। दुनिया में कोरोना संकट के चलते किर्गिस्तान में फंसे यात्री वंदे भारत मिशन के तहत बीती रात विशेष विमान से इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर पहुंचे। सांसद शंकर लालवानी ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि कोरोना से सभी का बचाव और सुरक्षा प्राथमिकता है। फ्लाइट में करीब 125 यात्री आए हैं, जिसमें इंदौर के 12 छात्र छात्राएं हैं। एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने इनकी स्क्रीनिंग की। इंदौर के छात्र छात्राएं होटल में क्वारंटाइन रहेंगे, जबकि बाकी यात्री देर रात ही बसों से भोपाल व अन्य शहरों के लिए रवाना हो गए। विदेश में फंसे भारतीयों को लेकर जून के आखिरी सप्ताह और जुलाई में 4 फ्लाइट और आएंगी। इसमें 2 बोरिसपिल यूक्रेन, 1 मास्को रूस और 1 बिस्बेक से आएगी। लॉकडाउन से अब तक कुवैत से 3, लंदन से 1 और किर्गिस्तान से 1 फ्लाइट इंदौर आ चुकी है। कुएं में गिरे तेंदुए का रेस्क्यू। अलीराजपुर के बरझर में पानी की तलाश में आया एक तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना खेत मालिक ने गांव के लोगों को दी। सूचना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुएं में खाद डालकर वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से तेंदुए को बाहर निकालने की कवायद में जुटी थी। वहीं काफी प्रयास के बाद भी तेंदुआ बाहर नहीं आ सका, तो विभाग द्वारा पिंजरा बुलवाया गया। काफी मशक्कत के बाद रात 10 बजे तेंदुए का रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तेंदुआ नर है, जिसकी उम्र 8 से 9 माह के करीब है। वेटरनरी डॉक्टर के चेकअप के बाद उसे कठीवाड़ा के जंगल में छोड़ दिया गया। अनुमान लगाया गया कि तेंदुआ पानी की तलाश में आया होगा और कुएं में गिर गया होगा। दुनिया के वैज्ञानिकों ने कर दिया था आगाह कि अब हम आ चुके हैं कयामत के मुहाने पर। तो क्या कयामत की घड़ी आ गई है? देखिए एक खास रिपोर्ट, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर आबकारी और पुलिस विभाग की छापामार कार्यवाही। पिपरिया होशंगाबाद पिपरिया शहर के कुछ बंदिया मोहल्ले में कल सुबह कार्यवाही से शराब माफियाओं में हड़कंप। अलग अलग जगह से करीब 1838 किलोग्राम महुआ लाहन और 78 लीटर हाथ भट्टी से बनी कच्ची शराब जब्त। 19 लोगों पर प्रकरण कायम। धारा 34(1) के तहत कार्यवाही। मौके से जब्त शराब लाहन समेत जब्त सामग्री की कीमत करीब 1,40,000 रुपए बताई जा रही है। कार पुलिया के नीचे गिरी, एक युवक की मौत, दूसरा घायल। महाराजपुर से प्रिंस भरभूना की रिपोर्ट। महाराजपुर रोड पर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार पुलिया के नीचे गिरी। एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। 108 की मदद से युवक को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। कार में सवार थे पना के युवक। महाराजपुर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास की घटना। महाराजपुर पुलिस मौके पर जांच में जुटी। स्वदेशी जागरण मंच ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर चीनी सामान का किया बहिष्कार। चीनी सामान को भारत में प्रतिबंध करने की मांग की। बैरसिया स्वदेशी जागरण मंच बैरसिया ने रविवार को बस स्टैंड चौराहे पर चीनी सामान का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और चीन के विरोध में नारे लगाए और गलवान घाटी में शहीद हुए देश के वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक दीपक दुबे ने कहा कि चीन द्वारा गलवान घाटी में धोखे से हमारे देश के वीर जवानों पर हमला किया है। हम इस दुखद घटना की घोर निंदा करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि कायराना हरकत के लिए चीन को सबक जरूर सिखाएं। उन्होंने कहा कि हम चीन द्वारा निर्मित सम्मान की सूची प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाकर चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। वहीं भारत सरकार से चीनी सामान पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने कर दिया था आगाह कि अब हम आ चुके हैं कयामत के मुहाने पर। तो क्या कयामत की घड़ी आ गई है? देखिए एक खास रिपोर्ट, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। बड़ौदिया कला में श्रमजीवी पत्रकार संघ की बैठक संपन्न। मालथौन में प्रथम श्रमजीवी पत्रकार संघ की बैठक बड़ौदिया कला में संपन्न हुई, जिसमें मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ मालथौन एवं बांदरी ब्लॉक इकाई के चुनाव संपन्न हुए। संघ के संभागीय अध्यक्ष लक्की राजपूत, जिला अध्यक्ष प्रदीप दुबे और संभागीय उपाध्यक्ष मनोज तिवारी के विशेष आतिथ्य में यह बैठक संपन्न हुई, जिसमें मालथौन ब्लॉक इकाई में गजानन दुबे को और बांदरी ब्लॉक इकाई में नेमीचंद जैन को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। वहीं जिला उपाध्यक्ष में गुड्डू चौबे और आनंद रजक को चुना गया। जिला संयुक्त सचिव के रूप में ब्रिजेश पांडे और शुभम जैन को चुना गया। शेष ब्लॉक इकाई की कार्यकारिणी भी घोषित की गई। इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष लक्की राजपूत और जिला अध्यक्ष प्रदीप दुबे ने अपने विचार रखे। मालथौन और बांदरी ब्लॉक इकाई की संयुक्त बैठक में मनोज तिवारी, सुरेंद्र जैन, नेमीचंद जैन, गुड्डू चौबे, आनंद रजक, अनिल तिवारी, गजानन दुबे, प्रमोद बड़कूल, ब्रजेश पांडे, अरिहंत जैन, वकील खान, शुभम जैन, सुरेश रैकवार, धर्मेंद्र रैकवार, सज्जाद खान, शैलेंद्र सेन, शाश्वत तिवारी, पराग जैन, राजेश तिवारी, मनीष पटवा मालथौन, सोनू पटवा, राजू लोधी, विनीत सैनी, लखन सिंह ठाकुर, नीलेश पटवा, अजय वर्मा आदि उपस्थित रहे। सिख संगत ने की बीडी अस्पताल में लंगर की हुई शुरुआत। सिख संगत गुरु अमरदास कॉलोनी, धारा अरजीत सिंह अहलूवालिया, चंद्रभान बुधवानी, जसपाल सिंह जस्सी, गुरमीत सिंह भुपेजा, गोल्डन जिम, सिख समाज, सिंधी समाज, टिम्बर एसोसिएशन, वीरेंद्र जैन मालथौन और शहर के सामाजिक संगठनों के सहयोग से बीडी अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए गर्म और ताज़ा लंगर की शुरुआत की गई है, जिसमें सुबह से चाय नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को चाय, बिस्कुट, रात्रि भोजन और हल्दी वाला गर्म दूध वितरण की व्यवस्था की शुरुआत की गई है, जो निरंतर जारी रहेगी। संभागायुक्त जेके जैन, कलेक्टर दीपक सिंह, निगम आयुक्त आरपी अहिरवार और एएमसी के डॉक्टरों ने भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया और इस सामाजिक कार्य की सराहना करते हुए इस कार्य में प्रशासन द्वारा हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया। इस कार्य में गुरजीत सिंह अहलूवालिया, राजा नागवानी, सेवानिवृत्त सूबेदार अमरजीत सिंह, हरीश खूबचंदानी, विजय भूषण, दिनेश भाई, मनी सिंह गुरेन, डॉक्टर किशोर पुरोहित, सरबजीत सूरी, सुरेश हसरेजा, कन्हैया लाल एवं अनेक समाज सेवियों का विशेष सहयोग प्राप्त है। कयामत की घड़ी का इशारा। दुनिया परमाणु और जलवायु संकट के खतरे से सिर्फ 100 सेकंड पीछे घड़ी 1947 से काम कर रही। शीत युद्ध के दौरान इसका कांटा आधी रात से 120 सेकंड दूर था। परमाणु युद्ध के खतरे का संकेत देने वाली घड़ी 73 साल में सर्वाधिक तनावपूर्ण मुकाम पर। जनवरी 2020 में दुनिया भर के अखबारों और न्यूज चैनलों में यह समाचार प्रमुखता से सामने आया था कि वैज्ञानिकों ने परमाणु युद्ध और जलवायु संकट के खतरे का संकेत देने वाली कयामत की घड़ी यानी डूम्सडे क्लॉक की सुई को आधी रात 12 बजे के 100 सेकंड पीछे ला दिया है। डूम्सडे क्लॉक के मुताबिक आधी रात होने में जितना कम वक्त रहेगा, दुनिया परमाणु और जलवायु संकट के खतरे के उतने ही करीब होगी। यह घड़ी 1947 से काम कर रही है, जो बताती है कि दुनिया पर परमाणु हमले की आशंका कितनी अधिक है। इस बार सुई का कांटा 73 साल के इतिहास में सबसे अधिक तनावपूर्ण मुकाम पर बताया गया है। आज पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण की चपेट में है। यह खबर लिखे जाने तक दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ के पास पहुंच रही है। दुनिया में कोरोना से अब तक 4,70,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण और मौतों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है।
दुनिया की दो बड़ी परमाणु संपन्न शक्तियां अमेरिका और चीन के बीच तकरार बढ़ रही है। अमेरिका आरोप लगा ही रहा है कि चीन ने अपनी लैब से कोरोना वायरस फैलाया है। हाल ही में लद्दाख में हुई झड़प और भारत के 20 जवानों की शहादत से दोनों देशों के बीच टकराव नए मुकाम पर आ गया है। उधर नेपाल ने भारत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। आखिर यह घटनाक्रम क्या संकेत दे रहे हैं? क्या यह कयामत की घड़ी का इशारा है? अमेरिका और रूस के शीत युद्ध के दौरान भी इसका कांटा आधी रात से 120 सेकंड दूर रखा गया था, लेकिन पहली बार घड़ी का कांटा 120 सेकंड के अंदर चला गया है। परमाणु वैज्ञानिकों की जो टीम इस कांटे को आगे या पीछे करती है, उसमें 13 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक भी शामिल हैं। परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए काम करने वाली संस्था ग्लोबल जीरो के कार्यकारी निदेशक डेरेक जॉनसन ने कहा कि धरती समुद्र का बढ़ता तापमान और घड़ी में सिर्फ 100 सेकंड का अंतर रह जाना यह बताता है कि हम खतरे के मुहाने तक आ चुके हैं। 1953 में यह अंतर घटकर 120 सेकंड पर था। द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स BAS के वैज्ञानिक रॉबर्ट रोजनर ने कहा कि 1949 में जब रूस ने पहले परमाणु बम RDS-1 का परीक्षण किया और दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हुई, उस वक्त आधी रात से 180 सेकंड का फासला था। 4 साल बाद 1953 में यह अंतर घटकर 120 सेकंड पर आ गया। यह वो दौर था जब अमेरिका ने 1952 में पहले थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का परीक्षण किया था और शीत युद्ध चरम पर था। दक्षिण एशिया का परमाणु टिंडर बॉक्स जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शेरोन स्क्वासोनी ने कहा, परमाणु हथियारों के खतरे की स्थिति चरम पर है। ईरान परमाणु समझौते को राजी नहीं है। उत्तर कोरिया लगातार परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। अमेरिका, चीन और रूस लगातार परमाणु हथियार बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने दक्षिण एशिया को परमाणु टिंडर बॉक्स के रूप में परिभाषित किया, जहां मध्यस्थता की गुंजाइश बेहद कम है। पहली बार घड़ी का कांटा 12 बजने से 420 सेकंड पहले सेट किया था। इसने पहली बार डूम्सडे क्लॉक का कांटा रात के 12 बजने से 420 सेकंड पहले सेट किया गया था। यह घड़ी परमाणु विस्फोट, आधी रात की कल्पना और शून्य की उलटी गिनती काउंटर डाउन का इस्तेमाल करती है। BAS की विज्ञान और सुरक्षा समिति हर साल जलवायु परिवर्तन और परमाणु हथियारों के खतरे के मद्देनजर इसे अपडेट करती है। अब तक इसमें 19 बार बदलाव किया जा चुका है।